गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो अब अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, आलिसन की रेपुटेशन बचाने के लिए और अपने प्रोफेशंस को बचाने के लिए फेक रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाती है प्रियांशु के साथ। और वो सबके सामने ये कह देती है कि मैं ऑलरेडी 2-3 महीने से डेट कर रही थी प्रियांशु को, और वो ये सब सारे स्टेटमेंट दे देती है। इसे स्टेटमेंट देने के चक्कर में सब लोग उसको ट्रोल करना तो बंद कर देते हैं, बट किसी का दिल, जो हमारी एलिसन का दिल था, वो पूरे तरीके से टूट जाता है और उसे इतना ज्यादा हर्ट होता है, वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। और इस हर्ट के चक्कर में वो एकदम से टूट सी जाती है कि अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो एटलीस्ट उससे पूछना तो चाहिए था, उसे बताना तो चाहिए था। और वो वहां पर WPL के जो मैच चल रहा रहता है, जो थर्ड मैच हो रहा रहता है, उस मैच में वो खेलने तो जाती है, बट वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ जोन रहती है उस समय। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी से थोड़ा ना थोड़ा नाराज तो रहती है, बट वो फिर भी उसकी केयर करती है। और जूनी अपने पुराने एटीट्यूड में भी अब वापस आ रही थी, अब वो वैसी आती है, पर वो उसे बोलती है कि एलिमिनेटेड राउंड है तो तुम प्लीज बचना, क्योंकि मैं तुम्हारे से दूर रह नहीं सकती हूँ। यहाँ पर जो जोया रहती है वो जब देखती है कि वो क्या बोलते, जस्ट ये प्रपोज हुआ रहता है और वो प्रपोज को देखती है तो वो बहुत ज्यादा टूट सी जाती है। और क्रिस्टीना को पता चल जाता है कि जोया यहाँ पर आई थी। तो अब उसके आगे सोया को ढूंढने के लिए क्रिस्टीना वहां से भागती हुई जाती है, बट वहां पर एकदम से वो देखती है कि वहां पर एक टैक्सी आती है, टैक्सी में जोया बैठती है और जोया उस टैक्सी से वहां से चली जाती है। क्रिस्टीना दूर से ये देख तो रही थी, अब क्रिस्टीना उसे बहुत ज्यादा कॉल कर रही रहती है, बट जोया उसका एक भी कॉल नहीं उठाती है। जोया को ऐसा लगता है कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। वो एक भी बार उसका फोन नहीं उठाती है, वो इतनी हार्ट ब्रोकन हो चुकी रहती है, वो इतना रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है। और जब वो फ्लावर की तरफ एकदम से देखती है तो वहां पर एक कार्ड होता है। क्रिस्टीना जब उस कार्ड को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा रहता है कि मैंने ना हमेशा से आपके साथ थोड़ा सा बिहेव गलत किया। टेक्निकली तो मैंने आपको चीट नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली मैंने आपके साथ जो बिहेव किया था वो गलत था, बट मुझे अपनी सारी गलतियों का रियलाइज हो चुका है। मैं उस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को नहीं खोना चाहती हूँ, जिससे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ और उससे कहीं ज्यादा बेहद प्यार वो मुझसे करती है। तो मैं आपसे अपनी सारी गुस्ताखियों के लिए माफी चाहती हूँ और आपके पास सिर्फ एक उम्मीद से आई हूँ कि आप मुझे दूसरा चांस दोगे अपने प्यार को साबित करने के लिए, और मैं अपने प्यार को बहुत अच्छे से साबित कर पाऊंगी। आई लव यू क्रिस्टीना, आई एम मैडली इन लव विथ यू, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। और ऐसे करके वो मैसेज पढ़ती है और यहाँ पे क्रिस्टीना के भी आंखों में आंसू आ चुके रहते हैं कि यार अब उसे उसके प्यार का रियलाइज हुआ था। और वो कुछ कहती उससे पहले कि पहले यहाँ से जोया चली जाती है। क्रिस्टीना वहां से जाती है पता करने के लिए कि जोया कहाँ गई है, पर जोया का कुछ भी आता पता नहीं चलता है। देखा जाए तो जोया यहाँ पर जो आई थी ऑस्ट्रेलिया, वो अपने फ्लाइट के ही मोड के ऊपर आई थी, मतलब वो पायलट रहती है ना, तो अपनी ड्यूटी को ही करके आई थी। बट यहाँ पर और जो हमारी जो क्रिस्टीना थी वो एक्चुअली से 2 दिन से छुट्टी पर थी, क्योंकि वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे कोल्ड था, कोल्ड एंड कफ था, और कोल्ड एंड कफ कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से वो फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ जाता है तो सांस लेने में वैसे भी फ्लो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो उस समय आपको सांस लेने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो तभी वहां पर आपको बोला जाता है कि आप उस समय ट्रैवल न करें तो ज्यादा बेटर है। तो सेम चीज उसके साथ हो रही रहती है, और तो इसलिए वो ट्रैवल नहीं करती है, और तो वो ट्रैवल नहीं करती है और छुट्टी लेती है। तो अब उसको ये पता नहीं रहता है कि वो किस जोन पे। उसी तरीके से वो काफी ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट नहीं होता है। फिर वो वहां से अपना जो मैनेजर होती है उससे बात करती है, और जो वहां पे एयरलाइंस होता है, जो हमारी कोहिनूर एयरलाइंस जो रहती है, उससे वो कांटेक्ट करती है। तो कोहिनूर एयरलाइंस में बताती हैं कि हाँ यहाँ पे फ्लाइट्स आई थी और जोया हमारे यहाँ की पायलट थी। तो कहता है कि अभी वो यहाँ पर स्टे करेंगे, जाएंगे। तो कहते टुमारो वो यहाँ से फ्लाइट जाने वाली है डायरेक्ट मुंबई की तरफ, और आपको कुछ कहना है। तो कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी तो कल यहाँ पर लगी हुई है जोया।
तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है कि कल तुम सिडनी जाने वाली हो। तो कहती है सर इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू कि कैन यू जस्ट प्लीज reschedule of my shift, can you just give me a shift to go to the Mumbai, because I have to go to the Mumbai because it was very urgent for me. There is one of my friend, that is Alison. You know that she is an international cricketer. She is one of the best cricketer in her life. I want to meet her and she is my best friend. So please sir, please can you just arrange all this things and make sure that make sure ki please sir, make sure that ki in which flight you are just rescheduling my shift. My pilot should be a Zoya, because Zoya is also one of the good pilot, and she is also the Allison friends, and we guys had decided to meet with her. So please sir, it's a kindly request to you. तो वहाँ का जो मैथ्यू करके जो वहाँ का उसका रहता है ये मैनेजर रहता है, वो पहले उसे ये सारी बातें जब सुनता है कि उसकी फ्रेंड है एलिसन है, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आप सब ये जानते हो, और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, और मेरा सिडनी का जो शेड्यूल है उसको आप हटा कर अगर मुंबई का कर दो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा, और जोया भी वन ऑफ माई फ्रेंड है, तो हम सब मिलके उससे मिलना चाहते तो आप कर दो। तभी वहाँ से मैथ्यू कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, इन दिस कोहिनूर एयरलाइंस the friendship is not working at all, okay? According to your friendship, the flights can't be rescheduled. So if you want to go to Sydney, that will be fine, and if you are not going to be at Sydney, your shift can't be rescheduled. तभी वो से कहती है, please sir, it's just one favor for me. You remember that कि क्रिस्टीना तभी उसे बोलते हैं, you remember that in the previous times when you need my help, I helped you out. Sir, it's just a kindly request. Please help me out. तभी वहाँ से मैथ्यू कहता है, okay fine, I will think about it. I will try my best to reschedule off your shift, but I can't give you the guarantee. वो हंसते हुए बोलते, it's okay sir. यहाँ पर जो मैथ्यू उसे पहले ही मना कर देता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप के चक्कर में तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, या तुम क्या यहाँ पे काम करने आई हो, या तुम्हारा फ्रेंडशिप का काम चल रहा है। पर फिर वो उसे याद दिलाती है कि सर एक टाइम था जहाँ आपको भी हमारी ज़रूरत थी, और मैंने आपकी ज़रूरत को समझकर सब कुछ रीशेड्यूल कर दिया था, तो आप सर प्लीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो ये बातें सुनता है तो कहता है, मैं कर दूंगा लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ, और ये बोलकर वो मतलब बात वहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो हमारी जोया रहती है वो वहाँ से मतलब अपने क्या बोलते हैं उसे, रिसोर्ट में पहुंच जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है, उसे बहुत बुरा लग रहा रहता है, वो टूट सी जाती है। तब उसका मन करता है कि वो जूनी से बात करे, पर जूनी तो हमारी माशाल्लाह बिग स्टारडम में जाके बैठी है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमें ही हमारे बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिल पाता है? क्या सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं? कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप हो जाती है, या फिर कभी कभार पास के रहकर भी कोई इतना अपने आप में अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है कि हम उसको नहीं बुला सकते। यही चीज़ें लाइफ का सबसे बड़ा बिटर ट्रुथ इन दोनों के साथ हो रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो क्रियांशी को श्रेया की ज़रूरत थी, और यहाँ पे जोया को जूनी की, पर दोनों को ही उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलती हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जोया रोते रोते, और उस दिन उसको फीवर भी रहता है, और फीवर आ जाता है और वो चुपचाप सो जाती है, और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो वहाँ से मेडिसिन लेके वो रात पूरी ऐसे चली जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो मैथ्यू सर से मिलने के लिए क्रिस्टीना बहुत स्पीड में जाती है, और जब उसे मैथ्यू सर से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी मुंबई के लिए करा दिए शेड्यूल, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम्हारा जो स्टाफ पूरा था, मतलब कैबिन क्रू, जिस कैबिन क्रू की तुम हेड हो, वो तो यहाँ से सिडनी जा रहा है, तो मैं उतने लोगों को चेंज नहीं करा सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारी मैंने शिफ्ट चेंज कराई है। तो वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इस कैबिन क्रू की जो हेड थी, उसे एक्चुअली में इंडिया जाना नहीं था, उसे भी मतलब ऑल ओवर यहीं पर ही रहना था। सिडनी जाने के लिए वो भी तैयार हो गई थी। दैट्स व्हाई मैंने ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए कर दी है। तो वो स्माइल करती है और बोलती है। अब जो यहाँ का जो कैबिन क्रू रहता है वो क्रिस्टीना के लिए बिल्कुल नया रहता है, लेकिन काम तो सिमिलर ही होता है ना, चाहे कैबिन क्रू का इसका हो या उसका। सीधे सीधे उन लोगों को वही इंस्ट्रक्शंस देने रहते हैं, वही उनका काम रहता है, वही चीज़ें रहती हैं, वो सब डिफाइन करती है। अब
वो लोग फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं। तब वो जब गेट ओपन करती है तो वहाँ पे पायलट जब गेट ओपन करके अपने कैबिन क्रू की हेड को बुलाती है, जोया जो रहती है वो वहाँ पर एकदम से बुलाती है कि मुझे एक ब्लैक कॉफ़ी मिलेगी क्या प्लीज़, मुझे ब्लैक कॉफ़ी की काफ़ी नीड है। तो तभी वहाँ से वो बोलती है यस मैम, मैं आपकी ब्लैक कॉफ़ी अरेंज करा देती हूँ। थोड़ी देर में वो ब्लैक कॉफ़ी बनाने ही जाती है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक कॉफ़ी आती है और ब्लैक कॉफ़ी जो वहाँ की जो कैबिन क्रू की जो एयर होस्टेस रहती है, मतलब क्रू मेंबर रहती है, वो क्रू मेंबर उसे दे देती है फ्लाइट। तो जोया अपना टेक ऑफ लेने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो जोया पूरा टेक ऑफ लेती है, फ्लाइट के आगे करती है, तब फ्लाइट में जैसी वो उस ब्लैक कॉफ़ी को थोड़ा सा पीती है, तब वो एकदम से शांत हो जाती है और कहती है ये ब्लैक कॉफ़ी परफेक्ट ब्लैक कॉफ़ी है, जैसी मुझे बिल्कुल पसंद है। और ये ब्लैक कॉफ़ी तो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीना को बनानी आती है, उसे पता है कि मैं ये ब्लैक कॉफ़ी किस तरीके की पीती हूँ। तभी वो वहाँ से एकदम से कैबिन क्रू का बोलती है कि मुझे मिलना है। तभी वहाँ पे जो कैबिन क्रू की हेड जो क्रिस्टीना रहती है वो उसी लड़की को वापस भेज देती है और बोलती है कि जाओ, शायद से तुम्हारी कॉफ़ी के लिए रिलेटेड बात होगी। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे बोलती है कि कॉफ़ी किसने बनाई है। तो वो कहती है क्यों मैम, कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कहती है नो नो, इट्स अ परफेक्ट कॉफ़ी, बट आपने बनाई है। तो कहती नो मैम, हमने नहीं, हमारी हेड ने बनाई है। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेड से मिल सकती हूँ। तो कहती है कि श्योर मैम, ऑफ कोर्स। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में हेड जो होती है उसको बोलती है, तो तभी हेड बोलती है कि तुम जाकर बैठ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगी। थोड़ी देर में वहाँ से जो हमारा पायलट्स होते हैं ना, वो मतलब एक उनका भी एक सिग्नल्स होता है कि अगर उन्हें होस्टेस को बुलाना है तो बुलाते हैं। तभी वो वहाँ पर देखती है और गेट ओपन करती है तो वहाँ पे क्रिस्टीना रहती है। क्रिस्टीना एकदम से जोया की तरफ देख के बोलती है हाय। तो जोया बोलती है व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो क्रिस्टीना कहती है व्हाट शुड आई डू इन द फ्लाइट, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। सोया कहती है हाँ सही बात है, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए। तभी क्रिस्टीना उसे कहती है सोया वी नीड टू टॉक अबाउट यस्टरडे। सोया उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाट अबाउट यस्टरडे, व्हाट हैपेंड टुडे यस्टरडे। तभी क्रिस्टीना कहती है कि आई नो you come to that party where Jazz proposing me. सोया ये बात सुनती है तो सोया उसी तरफ देख के बोलती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना था, आप कर चुकी हैं। तभी वो स्माइल करते हुए बोलती है नो, आई डिडंट प्रपोज दिस प्रपोजल, you just went out very early. If you stay, you will be know that Cat said no to Jazz. जोया उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या। तभी जोया जब उसकी तरफ देख रही रहती है और दूसरी वाली जो हमारी पायलट रहती है वो सो जाती है। उसको ये पता रहता है भाई दूसरी तो चला रही है ना, तो वो सो जाती है और वो भी इंडियन रहती है, सो जाती है। तभी एकदम से खड़ सी आवाज आती है क्योंकि वहां पर स्टॉर्म्स जो होते हैं ना वो एकदम से टकराते हैं और उससे, और वहाँ की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कृष्णा कहती है सोया ओके दैट स्टॉर्म इज कमिंग। तो कहती है या मैं हैंडल करती हूँ। फिर वो धीरे से करती है। तभी वो उसे बोलती है इसको उठाओ। तो जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो दूसरी वाली को भी उठाने के लिए तैयार रहती है कि उठे जल्दी उठो। लेकिन इन दोनों की कन्वर्सेशंस की वजह से जो रूट होता है वो थोड़ा सा रूट चेंज हो जाता है। मतलब इतना सा रूट चेंज थोड़ा सा होने के चक्कर में वो स्टॉर्म से मीट करने लग जाती है। फिर जैसे तैसे वो लोग कर रहे रहते हैं। तभी वो तो कैबिन क्रू की हेड रहती है तो वो वहां से उठती है। फिर वहां से जाके पूरे फ्लाइट्स के इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देती है। इंस्ट्रक्शंस यही देखती है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आप लोग अपना सीट बेल्ट ज्यादा भागिए, आप कोई भी वहां से उठेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो सही नहीं चल रहा है। और जहाँ पे मुंबई हम जा रहे हैं तो मुंबई के वहां पर
बिग स्टॉर्म से और वहाँ पे बारिश बहुत तेजी से हो रही है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस हिसाब से वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देती है। अब फ्लाइट्स में हड़बड़ी सी मच चुकी रहती है और जोया जो रहती है वो बहुत कोशिश कर रही रहती है, लेकिन वो लोग थोड़े से थंडर स्टॉर्म में फंस चुके रहते हैं। लेकिन फिर वो वहां से अपने सिग्नल्स देती है, थोड़ी मदद करने के लिए मांगना स्टार्ट कर देती है और ये उनका प्रोसीजर चल रहा रहता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रेया रहती है, अब उसके लिए एक टास्क आ चुका रहता है कि उसे एलिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। तो उसके टास्क कुछ इस तरीके से रहता है कि जो हमारा बिग स्टारडम क्या करता है, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 लोगों को वहां पर बिठाता है और उनका जो लेग रहता है उसके रस्सी से रोप से टाई कर देता है। ऊपर एक बाल्टी रखता है जिस बाल्टी में पूरा पानी भरा रहता है और उस बाल्टी की जो हैंडल होता है उससे वो एक रोप ट्राई करता है और वहां पर वो एक बॉल से उस रोप को मारता है, मतलब टाई करता है कि अब जो वहां बैठेगा उसे अपने पैर का भी बैलेंस को वैसे ही बनाना है। मतलब पैर ऊपर उठा है तो ऊपर ही उठा रहेगा, अगर उसने गलती से नीचे किया तो ऊपर का पानी अगर तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम एलिमिनेशन के लिए डायरेक्ट खड़े हो जाओगे। और अगर तुम्हारी वो बॉल भी थोड़ी इधर उधर हो गई और बाल्टी का हैंडल इधर उधर हिला तो भी वो बाल्टी का पानी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क ये था कि तुम्हें अपने पैर भी उठा के रखने हैं और तुम्हें अपने हाथ भी उठा के रखने हैं। और अब यहाँ पर टास्क है कि कौन कितनी देर तक वो ऐसे उठा के रख सकता है और एलिमिनेशन से बच चुका रहता है। जब ये पता चलता है सारे टीम वालों को, सब हक्का बुक्का हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं ए भगवान कहाँ जाके हम लोग फंस गए। मतलब अगर वो सबसे अच्छी बात होती कि अगर वो जो बॉल था उसे पकड़ लेते तो कम से कम बच तो जाते, पर यहाँ पर तो हम इतने ज्यादा फंस गए कि इस गेम की वजह से। तो यहाँ पर जो जूनी रहती है जब ये देखती है तो इतनी ज्यादा डर जाती है, वो श्रेया की तरफ देख रही रहती है डर के मारे। श्रेया उसी तरफ देख के बोलती है कि क्या हुआ, तो कहती है कि दिस इज कम्प्लीटली डिफिकल्ट। तो उसे बोलती है कि हाँ डिफिकल्ट तो है पर क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद श्रेया और वो लोग वहां पर बैठते हैं, तो जो जूनी रहती है वो देख रही रहती है। तो तभी जूनी श्रेया को मोटिवेट करने के लिए बहुत मोटिवेट करती है। वो एकदम से इतना ज्यादा उसे मोटिवेट कर रही रहती है, उसे कहती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें करना है तो मेरे लिए करना है। और ऐसे वो नहीं बोलती, वो उसके सामने खड़ी रहती है और उससे बोलती है कि मैं हूँ यहाँ पर, और वो बहुत मोटिवेट कर रही रहती है। यहाँ पे मोटिवेशन करना अलाउ था, बिग स्टारडम ने कोई इतने रूल तो डाले नहीं थे कि आप एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो, बट मोटिवेट का मतलब ये नहीं है कुछ। और तभी वो लोग उससे बात करके डिस्ट्रैक्ट करके ये सब चीजें सब कर रहे रहते हैं। जूनी भी उससे बात कर रही रहती है और तभी जो प्रिया रहती है वो बार बार बोल रही रहती है कि जूनी तुम फालतू की बकवास करके क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम ना इतना कर रही हो। तो कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बात तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ कर रही हूँ। तो ऐसे ये लोग की थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो रहे रहते हैं। तभी ये टास्क चलते चलते 1 घंटे के अंदर 2 लोगों का गिर जाता है फटाफट वो पानी का एकदम से, क्योंकि वो इतनी देर तक नहीं रख पाते हैं। फिर दूसरे और घंटों तक बैठते। तो अब यहाँ इतना टफ कंपटीशन चल रहा था आयु, प्रिया, श्रेया और एक और इंसान पे, तो वो लोग थे। फिर ऐसे ये लोग चलते रहते हैं। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है बिना भूखे पैर, और पैर तो मतलब ऐसे अकड़ ही गया, हाथ ऐसे अकड़ गया, कितनी देर तक इंसान वो रखेगा। फिर 1 घंटे के बाद जब दूसरा घंटा खत्म होने वाला रहता है तब वहां पर जो दूसरा वाला बंदा रहता है उसने भी अपने मतलब गलती से वो थोड़ा सा उसका पैर ऐसे मतलब नस चढ़ जाती है, तो उसके चक्कर में वो एकदम पैर आगे करता है और बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर जाता है और वो भी आउट हो जाता है। फिर ये तीनों रहते हैं। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन हार मानेगा, तो श्रेया जो रहती है वो आयु की तरफ देखती है और मतलब उसकी तरफ देखती है प्रिया की तरफ। और प्रिया तो मतलब ऐसी थी कि भाई आन जाए बान जाए बट मेरी शान न जाए, मैं तो मतलब खड़ी रहूंगी, मैं एलिमिनेट होना ही नहीं चाहती, मुझे होना ही नहीं है एलिमिनेट, और मुझे बोलो भी मत एलिमिनेट होने के लिए, मैं होना ही नहीं चाहती हूँ। इस तरीके से इन दोनों के बीच में कफ कंपटीशन चलता है। बट 2.5 घंटे से तुम पैर उठा के रखे हो,
पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब 2.5 घंटे से थोड़ा ऊपर हो जाता है, 2:45 मतलब 45 होने वाले, 2 hours और 45 minutes होने वाले रहते हैं, तभी जो वहाँ पे आयु रहता है उसके हाथ से एकदम से दुखने लग जाता है। वो थोड़ा सा हाथ हिला देता है तो बाल्टी से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो हमारी प्रिया रहती है वो भी हाथ खड़े कर देती है और आखिरी में जीतता है तो हमारी ये श्रेया जीतती है। तो बिग स्टारडम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं और क्लैप करते हुए बोलते हैं कि इससे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स और इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमने आज तक नहीं देखी है। एंड श्रेया वाई सिंघानिया को आप सब क्लैप करिए, क्योंकि वो इतने अच्छे से अभी तक उन्होंने एक बार भी अपना पैर को हल्का सा भी नहीं हिलाया, हाथ के मूवमेंट्स भी नहीं करे। और लेकिन जब वो उठती है, जब वो पूरा वो पानी वानी का वो सब रोप वहाँ से खोलते हैं और खोल के जब वो मतलब बिग स्टारडम्स के लोग जो आते हैं ना, वो जो क्रू वो जो बोल सकते हैं ना कि मेंबर्स रहते हैं, वो आके खोलते हैं। फिर जब वो खड़ी होती है तो उसके पैर पूरा अकड़ सा जाता है और वो अकड़ के मारे खड़ी होती है तो एकदम से गिरती तो जूनी से पकड़ती है और जीनू से बहुत टाइटली पकड़ के बोलती है कि चलो। फिर जूनी जो रहती है वो धीरे धीरे श्रेया को वहां तक लेके जाती है और उसको उसके बेड पे लिटाती है। फिर थोड़ी देर में वो भागते हुए जाती है तो वो क्या करती है, एक मतलब पहले तो वो सोचती है कि वो पहले उसके पैर को थोड़ा सा सही से करे तो क्रैब बैंडेज ले आती है। फिर वो बोलती क्रैब बैंडेज से थोड़ी ना कुछ होगा। और श्रेया यहाँ पे सिर्फ देख रही रहती कि जूनी पागलों की तरह कर क्या रही है। थोड़ी देर में जूनी अपने पास से एक ऑयलमेंट लेकर आती है और ऑयलमेंट को लेती है और धीरे धीरे उसके पैरों की उंगलियों पे लगाती है। फिर वो उसके जो पैर का जो अपना क्या बोलते हैं उसको, फुट जो रहता है ना, फुट का नीचे का जो भाग रहता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रेस कर रही रहती है। वो इतने प्यार से उसके पैरों को प्रेस कर रही रहती है। फिर उसकी तो इतने अकड़ने की वजह से उसका जो लेग रहता है वो पेन में रहता है, तो उसके लेग को सीधा करती है, हाथ को वो इतने अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता मसाज कर रही रहती है। वहाँ पर जब प्रिया के साथ ऐसा होता है तो वहाँ कोई बंदा नहीं रहता है कि उसकी कोई मसाज करे। ना जाफर प्रिया के साथ रहता है, आयु के साथ रहता है, वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग अपना पैर ले लेके घूमते और कहते हैं मेरा दर्द कर रहा, मेरा दर्द कर रहा। बट सिर्फ जूनी ऐसी रहती है जहाँ श्रेया को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है और वो उसके पैरों को थाई से लेके नीचे तक इतना मसाज कर रही रहती है। और वहाँ पर प्रिया जब वो इतने अच्छे से मसाज कर रही रहती है, श्रेया की आंखों में नींद अपने आप आने लगती है, उसका दर्द कम होने लगता है। और प्रिया जब ये देखती है तो वो सबके सामने बोलती है ये तो अलग ही इन लोगों का दोस्ताना चलता रहता है, जब देखो ये कभी उसके लिए ये उसके लिए। हालांकि अभी 2 दिन से तो ये इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे और अब देखो कैसे एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो वो तभी उसे बोलती है कि यार तुम्हें तो पता है ना वो दोनों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है, वो कितने भी लड़ ले लेकिन तीसरे को अपने बीच में आने तो देंगे नहीं, और तुम क्यों तीसरा बन के उनके बीच में आने की कोशिश करती रहती हो। तो वो कहती तीसरी नहीं हूँ मैं, तीसरी तो ये जूनी है जो हटेगी, मुझे तो श्रेया से अच्छी खासी फ्रेंडशिप करनी है। पर श्रेया से ये फ्रेंडशिप करने कैसे देती है, हर टाइम तो बीच में कूद जाती है। तो कहता है कि हाँ वो कूदती है बट अब तुम कुछ तो कर सकते नहीं हो, तुम छोड़ो उसको, फालतू की बकवास ना सोचो। इस तरीके से वो उसे बोलती है और बहुत प्यार से उसे मतलब मसाज कर रही रहती है और श्रेया उसकी तरफ जूनी की तरफ बहुत प्यार से देख रही रहती है और जूनी थोड़ा सा शर्माते हुए देख रही रहती है। तभी ऐसा वाली अगर उस सिनेरियो को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के पैरों के मसाज कर रही है और जब उसका हस्बैंड उसे वो प्यारी भारी नज़र से देखता है तो उसे शर्म आने लग जाती है। और इस तरीके से उन दोनों के बीच में बहुत प्यार से सेंशुअली मोमेंट हो रहा था, जहाँ पर जब वो पूरे टाइम पे थी तो एक बोलते ना कि जैसे अगर पति मेहनत करता है, तपस्या करता है, तो उसकी बीवी उसके सामने बैठी रहती है, वैसे उन दोनों के बीच का भी रिलेशन उसी तरीके से था
कि वो जब श्रेया कर रही थी तो जूनी ने भी वहां से 1 मिनट भी नहीं उठी, उसी के साथ बैठ के 2.5 घंटे तक वो भी वहां पर बैठी रही। और साथ में वो जब वो मसाज हो रही थी तो बहुत प्यार से करती, तभी वो धीरे से बोलती पेन कम हुआ? तो श्रेया अपना सर हिला के बोलती थोड़ा सा। तो कहता है कि बस थोड़ा सा? तो कहती है हाँ थोड़ा सा। तो कहती रुको मैं अभी करती हूँ। फिर वो उसको बहुत प्यार से मसाज कर रही रहती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, लेट जाओ ना बैक साइड होके। तो उसे बोलती कि पेट के बल लेट जाओ। तो वो पेट के बल लेट जाती है तो उसके बैक पे वो पूरा मसाज करती है। और क्या है कि जब हाथ में पेन होता है तो बैक से होते हुए जाता है, तो वो बोलती है मैं बैक पे मसाज करती हूँ। लेकिन अब बैक से वह कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, तो वो क्या करती है, उसके जो कुर्ती उसने जो उसका टॉप पहना रहता है, टॉप रहता है उसका थोड़ा सा लूज वाला, उस टॉप के अंदर हाथ डाल के धीरे धीरे मसाज कर रही रहती है। जब वो धीरे धीरे मसाज कर रही रहती है तो श्रेया के जो बूब्स रहते हैं उस पे भी हल्का हल्का अंदर से टचिंग, हल्की सी टचिंग उसके हैंड पे हो रही रहती है। और श्रेया को भी थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है। सुनी बोलती है कि पेन कम हो रहा है? तो कहती है कि हाँ हो रहा है, कंटिन्यू करो। तो कहती है कि ठीक है। और ऐसे करके वो उसकी कंटिन्यू कर रही रहती है और बहुत प्यार से उसकी नेक में बैक मसाज कर रही थी। तभी उसे कहती है तुम कपड़े उतारती तो ज़्यादा इजी होता। तो कहती है कि कपड़े तो उतार दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन सब लोग देख लेंगे। श्रेया बोलती है, कहती है कि ये बात भी सही है, यहाँ कोई सीक्रेट रूम भी नहीं है जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊं। तो वो कहती है कि कर दो हल्का हल्का सा जितना बन रहा है। तो कहती है अगर घर पर होते ना तो मैं आपका इस तरीके से मसाज करती कि आप मुझे देखते रह जाते। तो कहती है अच्छा, और ऐसा क्या मसाज होती? कहते कभी लेना मेरे हाथ की मसाज। तो कहते अभी तो मेरे बैक की मसाज हल्की हल्की कर दो। तो उसके हल्की हल्की मसाज कर रही रहती है। और जब मसाज करते करते वो अंदर से उसके ब्रा के हुक भी खोल देती है और उसकी पूरी मसाज करती है, लेकिन बहुत प्यार से और बहुत एक तरीके से डिसेंट तरीके से मसाज करती है। और श्रेया को उसकी मसाज से इतनी प्यारी वाली फीलिंग्स आ रही रहती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ तो WPL का मैच चल रहा रहता है। मैच काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा रहता है। यहाँ पर जब फील्डिंग का टाइम होता है तो मतलब वो उतना अच्छे से मैच हो नहीं रहता है जैसा उन लोगों ने अभी तक अपने 2 में परफॉर्मेंस दिया रहता है। यहाँ पर कभी ना कभी सारी टीम मेंबर से कैच छूट जाते हैं, सोफिया का भी ध्यान कहीं और रहता है, उसके हाथ से भी कैच छूट जाते हैं। और इस तरीके से जो सिया रहती है उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उन लोगों ने जो रन्स बनाए रहते हैं वो 150 बना चुके रहते हैं, 150 और 4 आउट हुए रहते हैं। और लेकिन जितना कोशिश किया रहता है सबने अच्छे से बना लिए रहते हैं। लेकिन अब जब बैटिंग की बारी आती है तो हमारी एलिसन की और अनसब की बैटिंग की बारी आती है, तो अब इनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। और एलिसन थोड़ी सी तो आउट ऑफ जोन रहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहता है। सोफिया उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि तुम ठीक हो? तभी वो कहती है या आई एम ऑल राइट। तो जब वो या आई एम ऑल राइट करके एक स्माइल देती है, इसका मतलब वो ऑल राइट नहीं रहती है। और फिर यहाँ पर अगेन मैच स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो सिमरन रहती है वो ओपनिंग करने आती है डेवी के साथ। जब वो डेवी और वो दोनों ओपनिंग करते हैं तो वो लोग अपना कर रहे रहते हैं, लेकिन उनके जो इतने बॉलर्स इतने मतलब स्ट्रांग रहते हैं कि वो दोनों आउट कर देते हैं। यहाँ पे सिमरन सिर्फ 5 बॉल पे 15 रन बना के आउट हो जाती है, 2 चौके मार के। यहाँ पर डेवी रहती है, डेवी भी कर रही रहती है और उसके अगेंस्ट में एलिसन आई रहती है। एलिसन आती है तो डेवी भी मतलब थोड़े टाइम के बाद आउट हो जाती है। और अब टोटल स्कोर जब 2 लोग आउट हुए रहते हैं तो 60 पे 2 आउट हो चुके रहते हैं। अब यहाँ पे जो एलिसन आई रहती है बैटिंग की तरफ, तो पहले तो उसका मतलब मूड इतना खराब रहता है, पर फिर भी वो अपने मूड को ठीक करते हुए
बैटिंग कर रही रहती है, तो बैटिंग काफी अच्छी करती है और मतलब बैटिंग कर रही रहती है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे रिया आती है। रिया भी उसके साथ अच्छे से चौके छक्के मारती है और दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी हो चुकी रहती है। दोनों की पार्टनरशिप 50 तक जा चुकी रहती है कम बॉल्स में, मतलब तो टोटल रन अपना 110 तक इन लोगों ने क्रॉस कर लिया था। फिर और चल रही रहती है। फिर जब एलिसन रहती है वो थोड़े बहुत चौके छक्के मारती है, तो मतलब वो 20 बॉल्स में 40 रन बना चुकी रहती है। 20 बॉल्स में 40 रन बनाती है और उसकी रन भी अच्छे रहते हैं। फिर उसका एकदम से ध्यान मतलब फिर जब वो एकदम से होती क्या वो सिक्सर मारेगी, तो वहां पर अंडर प्रेशर में आने की वजह से वो आउट हो जाती है। और अब यहाँ पे एलिसन जो उनकी मेन गोट बोला जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो जल्दी आउट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी तरफ बाकी टीम मेंबर्स आते हैं, कोई इधर आता है कोई आता है, ऐसे 10 मेंबर्स जो रहते हैं आते हैं। वहां पर रिया भी बहुत अच्छा करती है। लास्ट में ऐसा होता है कि ये लोग 20 रन से हार जाते हैं, तो मतलब ये 130 बना पाते हैं, 20 नहीं बना पाते हैं और बहुत ज्यादा रेट से हार जाते हैं। तो पूरी टीम रहती है वहाँ। एलिसन भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहती है और एलिसन की जो जर्सी रहती है, एलिसन और 8 नंबर की जर्सी रहती है, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, रोने लगते हैं वहां से। तो इस तरीके से जो गेम का सिनेरियो रहता है वो हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखो, टीम में अगर एक मेंबर भी अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से उलझा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका जो वाइब्स होती है वो पूरी टीम को खराब करता है। अब जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि एलिसन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी जो क्रियांशी की वजह से, उसकी वजह से सोफिया अफेक्ट हुई, सोफिया की वजह से वेवली अफेक्ट हुई, वेवली की वजह से डेवी अफेक्ट हुए, डेवी की वजह से कैरी। ये लोग जो 5 फॉरेनर्स प्लेयर्स रहते हैं जो काफी अच्छे रहते हैं, वही मेन जो 4 चांद लगाते हैं, वो लोग ही अफेक्ट हो गए। फिर सिमरन इस बात से अफेक्ट हो गई कि बॉलिंग अच्छी से नहीं चल रही है, तो वो आधा अंडर प्रेशर में आ गई कि अब बॉलिंग सोफिया अच्छे से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो टीम हार रही है। तो ये सब चीजों की वजह से मैच के लोग कुछ ना किसी वजह से हार ही जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सबको बुरा एलिसन के लिए लगता है कि एलिसन के ऊपर ही ये सारे एलिगेशंस होते हैं। एलिसन ऑल ओवर द इंटरनेशनल में इतना घूमी फिरी थी, आज तक उसके ऊपर कभी कोई किसी ने भी कुछ उंगली नहीं उठाई और यहाँ पर उसे इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, जैसे ये मैच खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे ये लोग डायरेक्ट मुंबई के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ पे एलिसन डिसाइड करती है कि वो एक बार क्रियांशी से मिलेगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।